हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हर एक दिन बीतता जा रहा है और हर एक दिन आपकी तैयारी मजबूत भी होते जा रहा है। हर एक दिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा प्रयास भी यही रहता है कि आपको कम से कम हर एक दिन हर एक कदम आगे बढ़ाएं। चलिए आज फिर से हम लोग एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज फिर से प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। इस क्लास को एक बार एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। कल आप लोगों का डिमांड सोशल साइंस का आया था तो हमने सोशल साइंस कराया। आज आप लोगों का डिमांड साइंस का आया है तो हम साइंस करवा रहे हैं। Siri's dictation was driving me crazy, so I switched to Whisper Club. Here's why I'll never go back. First off, it actually gets it right. Watch what Siri does with it. आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हम एक कमेंट बॉक्स में एक पोल करवाए हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अभी जस्ट हमें अभी करवाए हैं पोल, तो उसमें 65% बच्चे लिखे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है और 35% बच्चे लिखे हैं कि ठीक ठाक चल रहा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि 65-70% बच्चे कम से कम ये कहने वाले हैं कि सर हमारा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब ये हम देखें, अभी जब पोल करवाए और हम देखें कि भाई हजारों हजार बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि हमारा तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे ये पोल कर रहे हैं कि हमारा तैयारी बहुत अच्छा है, तो फिर हमको मजा आ गया। लगा कि चलो कम से कम ये तो संतोषजनक बात है कि बच्चों का तैयारी जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या बाबू? इससे ज्यादा बेहतर चीजें तो और हो ही नहीं सकता है। आप लोग का तैयारी इतना बढ़िया चल रहा है, इससे बेहतर और क्या ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया लगा हमें। एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आज 1 तारीख है और आज के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। ओनली 15 डेज। और 15 दिन को अगर सप्ताह में कैलकुलेट किया जाए तो महज 2 सप्ताह प्यारे बच्चों, बस इतना ही तो समय बचा है। और आपको यह भी पता है कि कल से इंटर का एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आपके भी घर में कोई बड़े भाई होंगे, अगल बगल में चचेरे भाई होंगे, कोई रिश्तेदार में होंगे, कई सारे लोग होंगे जो इंटर का एग्जाम इस बार दे रहे हैं। तो उनसे कुछ सीखिएगा, उनसे कुछ पूछिएगा कि भैया कैसा इस बार का माहौल है। इस बार एकदम जबरदस्त माहौल के साथ एग्जाम हो रहा है। आप लोगों का भी एकदम माहौल बेहतर होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का परीक्षा एकदम बेहतर जाए। बहुत कुछ शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम करिए, आप लोग ना अपने अपने ग्रुप में जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और प्यारे बच्चे क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अच्छा एक बात और, हम आपसे बोले थे कि एग्जाम के टाइम में हम आपको कुछ देंगे, ठीक है ना। हम एग्जाम के टाइम में आपको कुछ देंगे प्यारे बच्चे। हम आपके लिए चलिए आपको बता ही देते हैं। हम सोचे थे कि एक सरप्राइज देंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा बता दें। हम आपके लिए कुछ सेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपके लिए कुछ एग्जाम का सेट तैयार कर रहे हैं और ऐसा सेट है जो कि एकदम हूबहू बिहार बोर्ड के जैसा है। जैसा बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है ना वैसा। और हम हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 3-3 सेट देंगे। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 3-3 सेट देंगे। साइंस का भी 3 सेट देंगे, सोशल साइंस का भी देंगे 3 सेट, हिंदी का भी 3 सेट, मैथ का भी 3 सेट, संस्कृत का भी 3 सेट और अंग्रेजी का भी 3 सेट। हर एक सब्जेक्ट का हम 3-3 सेट देंगे और इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन देंगे। हम पहले कंफर्म कर देते हैं, बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि सर इसका आंसर का हुआ। हम सिर्फ आपको प्यारे बच्चे क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अगर आंसर दे देते हैं ना तो सीधे एकदम ABCD करके आंसर देख लेते हैं, सब्जेक्टिव देख लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बनाए चाहे ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं, आंसर नहीं देने वाले हैं। और इतना एकदम कंफर्म है कि ये जो हम 3-3 सेट दे रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से लड़ जाएगा।
और ये देंगे कब? ये देंगे प्यारे बच्चे लगभग आप मान करके चलिए कि 6 तारीख तक देंगे। 6 या 7 तारीख तक आप लोगों को हम ये सेट देंगे। 6 तारीख तक मैक्सिमम हम टाइम लेते हैं। ठीक है ना, 6 तारीख तक सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमारे पास है और वो हम टाइप होने के लिए दे दिए हैं। ठीक है, और जो सेट हम आपको देने जा रहे हैं इसको आप लोग कम से कम पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा। अगर छोड़िएगा तो इसमें नुकसान आपका। ठीक है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है ना, हमारा तो सिर्फ तुम्हारे पास सेट जाता। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को जो 3-3 सेट देने वाले हैं आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, कंप्लीट कर लेंगे ना? एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि हम जो आप लोगों को 3-3 सेट देने वाले हैं ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर कंप्लीट करेंगे तब ये देंगे। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि इसके लिए हम 1 भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लेंगे। 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। यह जो सेट देने वाले हैं एकदम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम फ्री, 1 रुपया भी नहीं। सोचो, और इसमें से क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा लड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। बस इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रयास करके चले जाइएगा। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे आपको 2-3 फायदा मिलेगा। सबसे पहला, अगर आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबसे बड़ा चीज होगा टाइम मैनेज। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा कर पाएंगे, सबसे पहला फायदा ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपको पता चलेगा, क्वेश्चन पता लग जाएगा कि भाई परीक्षा में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आप लोग को पता लगेगा। तो कुल मिलाकर के टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन ये दोनों तरह से आपको फायदा होने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्पीड और एक्यूरेसी। तो आपको स्पीड भी मिलने वाला है और एक्यूरेसी भी मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, बस समझ लीजिए कि ये हमारा सबसे अंतिम प्रयास है आप लोगों के लिए। बस एक छोटा सा प्रयास कह सकते हैं जिससे कि आपका नंबर बढ़ाया जा सके। ठीक है ना? हाँ, तो आप लोगों को हम ये सेट देने वाले हैं, बहुत जल्द देने वाले हैं। बस आप लोग इसका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कम से कम थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। अब आप लोग हमारे माथे पर मत चढ़ जाइएगा, उबियाने मत लगिएगा कि सर आओ पहले जल्दी जल्दी। आप लोग का एक आदत है ना कि जब हम कोई चीज घोषणा कर देते हैं तो कॉलिंग सेंटर वाले को आप परेशान कर देते हो। कॉलिंग सेंटर में बेचारी सब जो बैठी रहती है सब, वो कहती है कि सर आप घोषणा करते हैं, दिमाग लोग हमारा खा जाता है। तो इसलिए सर एकदम वही डेट बताइएगा जिस डेट में देना हो, नहीं तो फिर हम लोग तबाह हो जाते हैं। तो आप लोग एकदम 6 तारीख के पहले एक फोन भी मत करिएगा। ठीक है ना? 6 तारीख के दिन जो भी होगा हम शाम के क्लास में घोषणा उसका करेंगे। ठीक है बाबू? तो ये सेट प्यारे बच्चे आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अरे एक बार थैंक यू तो बोल दो भाई, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक बार थैंक यू तो बनता है ना। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे थैंक यू भैया लिखिएगा, सर मत लिखिएगा, हम बस यही चाहते हैं। आप लोग सब थैंक यू भैया लिखिएगा, हम आपके बड़े भाई बन के रहना चाहते हैं। तो थैंक यू भैया एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है? अरे अभी तो ये ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो बाकी है। ठीक है ना? और हमारा पिक्चर रिलीज होता है 1 दिन पहले। सुन लो, हमारा पिक्चर कब रिलीज होता है? 1 दिन पहले। 17 फरवरी से आपका एग्जाम है ना, हमारा पिक्चर रिलीज होगा 16 फरवरी को। हमारा पिक्चर कब रिलीज होगा? 16 फरवरी को। 16 फरवरी को शाम में जुड़िएगा। धुआंधार, धुरंधर जो कहते हैं ना, धुरंधर फिल्म, वो धुरंधर फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बस आप लोग तैयार रहना बाबू। ठीक है ना? साल भर आप लोग मेहनत किए हो। और हाँ, एक बात और, कुछ लोग नए लोग आएंगे जो सोचेंगे कि खाली ई वाला पढ़ करके एक दिन जो शायद बताइए रहे हैं 16 फरवरी वाला, खाली ई वाला पढ़ करके जाएंगे एकदम परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। वैसे लोगों को कोई गारंटी नहीं देंगे हम। ठीक है ना? जो हमारे स्टूडेंट हैं जो साल भर पढ़े हैं हम उनका गारंटी देंगे, काहे कि क्वेश्चन तो दे देंगे। अब आप परंगत तो नहीं है कि 5 दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बताओ भाई, कालिदास तो आप नहीं ना है कि बस पन्ना पलटते जाइएगा, क्वेश्चन आपको पूरा याद होते चला जाएगा। 16 फरवरी को बताएंगे, आप कोई रोबोट तो नहीं है कि बस 17 फरवरी को जाके पूरा का पूरा छापिए दीजिएगा। तो वैसे बच्चे ना बाद में शिकायत करते हैं कि सर जी नहीं बन पाया हमसे। तो भाई आप लोगों के लिए नहीं है, जो नए हमारे बच्चे हो उसके लिए नहीं है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये क्या है, टॉनिक है। बस इतना ही हम कहेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए आज एक जबरदस्त शायरी, ध्यान से सुन लेना बाबू। कह रहा है कि बड़े ख्वाब वही पूरा करते हैं जो हार के भी मुस्कुराते हैं। बड़े ख्वाब वही पूरा करते हैं जो हार के भी मुस्कुराते हैं।
असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से जो कदम बढ़ाते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा फिल्म रिलीज होगा सर? अरे उस फिल्म का हीरो हम होंगे, ठीक है ना, और दर्शक आप होंगे, और फिल्म रिलीज होगा मैट्रिक 2026। फिल्म का नाम है मैट्रिक, ठीक है ना, फिल्म का नाम क्या होगा? मैट्रिक 2026, ठीक है, मैट्रिक 2026 मूवी का नाम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बस उस दिन जुड़ जाइएगा, बस हम यही कहेंगे, ठीक है बाबू। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। आज आप लोगों का डिमांड आया था कि गुरुजी केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है, साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन थोड़ा कम, हम आप करवाए भी कम है, तो आप थोड़ा आज करवा दीजिए। तो केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर से प्यारे बच्चों, पूरा चैप्टर मतलब 1 से लेकर के जो 6ठा नंबर 5वां नंबर चैप्टर है हमारा, तो सभी चैप्टर संपूर्ण किताब का आज हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। संपूर्ण केमिस्ट्री संपूर्ण बुक से प्यारे बच्चे कितना क्वेश्चन जानते हैं? मात्र 300 क्वेश्चन, मात्र 300 क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन आप लोगों को बस देख करके जाना है, केमिस्ट्री में पूरा का आंसर सही सही बता करके आना है। परीक्षा में क्वेश्चन इसी में से आएगा, बाहर से कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एक चीज को, अब एक एक क्वेश्चन को अब देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। जितने भी नए बच्चे हैं, एक बार अंतिम बार हम आप लोगों से कहेंगे, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बाबू बस आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को बोल दीजिए, अपने सभी साथियों को बोल दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिए कि भाई पढ़ना है तो टारगेट बोर्ड से, बस सीधे यही कहते हैं, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन तो लड़ेगा यहीं से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। टॉप पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर बनोगे यहीं से। हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट का स्पीड कम नहीं होना चाहिए, अगर कमेंट का स्पीड हुआ तो हमारा स्पीड कम जाएगा, इसलिए कमेंट का स्पीड बाबू बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और अभी के बाद से लगातार कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि सर छुट्टी कब देंगे। हम क्वेश्चन हम टाइमर चला देते हैं, 2 घंटा कम से कम ये कमेंट मत करिएगा कि सर छुट्टी कब देंगे। चलिए आगे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बताओ बाबू। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? एकदम उसी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना, वो एकदम उसी लेवल का क्वेश्चन जिस लेवल का आपके परीक्षा में सवाल आएगा, ठीक है ना, वो एकदम एकदम उसी लेवल का क्वेश्चन है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? बताओ जल्दी से, परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो जवाब होगा क्या पता चलता है? जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। क्या पता चलता है बाबू? ध्यान रखिएगा, परमाणु का त्रिज्या पता चलता है। आगे बढ़ जाए, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? जवाब बताइए, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो जवाब क्या होगा? 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, 10 के पावर -12 मीटर, यानी कि दूसरा का सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो बाबू आगे बढ़े। अब अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी तत्व रहे उसकी संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? चाहे कोई भी तत्व रहे, कोई भी तत्व रहे उसकी संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। तो जवाब क्या होगा बाबू? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए ना, जवाब क्या होगा? चाहे कोई भी तत्व रहे उसकी संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन से पहले टॉपर बैच, जिसके हिस्सेदार आप हैं, जिसके जवाबदेही आपके ऊपर है बाबू, आप लोग अपने छोटे भाइयों को, अपने अगल बगल के बच्चों को इस टॉपर बैच में इस बार जरूर जुड़िएगा। सभी बच्चे कम से कम एक अपने छोटे भाई बहन को जरूर इस टॉपर बैच के साथ जोड़ेंगे, ये आपका परम कर्तव्य है अपने इस गुरु जी के लिए, ठीक है ना। और जो बच्चे 9वीं क्लास के हैं उनको 9वीं क्लास वाले में जोड़ना है, उड़ान बैच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जवाब बताओ भाई, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 वो तो आवर्त है टोटल, और 7वां जो आवर्त है वो अभी तक अधूरा है, ठीक है ना।
7 गो आवर्त है और 7वां आवर्त जो है वो अभी तक क्या है, अधूरा है। थोड़ा और आप लोग का कमेंट स्पीड धरना चाहिए, थोड़ा कमेंट आप लोगों का और स्पीड पकड़ ले तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, अभी तक आप लोगों का पूरा नहीं आया है बाबू, थोड़ा सा और आप लोगों का कमेंट ना स्पीड पकड़ ले, हमारे लिए मजा एकदम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बाबू आगे आप लोग बताते जाइएगा, फटाफट से आप लोग का कमेंट ऐड का हो जा रहा है भाई। हाँ, कमेंट दिखना चाहिए प्रॉपर। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जरा जवाब बताओ भाई, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बाबू जवाब क्या होगा, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक बात याद रखना बाबू, खाली चींटिए के डंक में नहीं, चींटी के डंक के साथ साथ चाहे बिढ़नी का डंक हो, चाहे बिच्छू का डंक हो, चाहे मधुमक्खी का डंक हो, ठीक है ना, ये सबका जो डंक है, काटने वाला जो भी प्राणी है, चाहे चींटी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे बिढ़नी हो, चाहे बिच्छू हो, सब के डंक में ना फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो कहिएगा कि सर यहाँ फॉर्मिक अम्ल तो ऑप्शन में नहीं है, आप तो गलती हो गए। फॉर्मिक अम्ल को ही बाबू मेथनोइक अम्ल कहते हैं, 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए आप लोग, कह रहा है 7वां नंबर, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है। कई बार ये सब क्वेश्चन हम आपको रिपीट करवा चुके हैं। जवाब एकदम जवाब बताइए, जवाब बता दो बाबू जल्दी जल्दी से, सभी बच्चे एकदम फटाफट से जवाब बता दीजिए। हाँ जवाब बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। क्लियर, क्या जवाब सही तो है बाबू, कहां इसमें गलती हुआ है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर रहे हो, 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, कहां गलती है, सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ना फालतू में कमेंट करेंगे, फिर आपका कमेंट हम देखना बंद कर देंगे। पहले बता दिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो जवाब क्या होगा, कई बार हम आपको ये बता चुके हैं, AgNO3 और Cu, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, इसमें तो कोई जाने नहीं है। कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। जल के एक अणु में, तो जल के एक अणु में, तो जल का सूत्र क्या होता है बउआ, H2O होता है। हाइड्रोजन के क्या अनुपात है, 2 गो, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अनुपात कितना हो गया, 2:1 ना हो गया। तो जवाब यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, जवाब बता दो जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दे, इस बार हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटर पर पहुंचे, बहुत ज्यादा सेंटर विजिट करने का हम प्रयास करेंगे एग्जाम के टाइम में। हालांकि पिछले बार एग्जाम के सेंटर में हम गए थे ना, तो बवाल हो गया था, कुछ पुलिस वाले आ गए थे और बहुत सारे बच्चों का चूंकि भीड़ हो गया था, तो एग्जाम सेंटर के पास उतना भीड़ जमा करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम सेंटर के चारों तरफ धारा 144 लागू होता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा बच्चों का भीड़ आ गया था, हमसे बच्चे मिलने के लिए आ गए थे, तो पिछला बार बड़ा झंझट हो गया था, जिसके कारण से मिलना छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार फिर सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि बच्चों से मिलने के लिए उनके सेंटर तक हम जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से मिलने के लिए आए, और बहुत दूर जिनका सेंटर, जैसे पटना के अगल बगल में सेंटर रहेगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे, जहानाबाद के अगल बगल में सेंटर है तो वहां हम आ सकते हैं, आप किसी का पश्चिमी चंपारण है तो वहां तो पहुंचने में ही हमको बहुत समय लग जाएगा, तो हम बाबू उतना ही दूर में जाएंगे ताकि हम शाम को लौट करके आपका फिर क्लास भी करवा सके। चूंकि दिन में सेंटर पर जाएंगे और शाम को लौट करके आपका क्लास करवाएंगे, अगले दिन का तैयारी तो करवाना रहता है ना, तो इसलिए हम अगल बगल के सभी सेंटर पर जाने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे हम मिले, मैक्सिमम बच्चों से मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप लोगों का सेंटर का नाम हमारे पास आएगा, अभी आप लोगों से पूछेंगे, कम्युनिटी पोस्ट करेंगे तो फिर पूछेंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है, फिर उस अनुसार से हम सेंटर तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ के बच्चों से मिलना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए,
श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 9वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जवाब होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वां का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे हमसे मिलना चाहते हो भाई, तो हम आप लोगों को एक डेट भी बता, पटना के अगल बगल वाले बच्चे, ज्यादा दूर वाला मत आइएगा। 8 तारीख को प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से सुन लीजिए, 8 फरवरी को हम पटना में ऑफलाइन सेंटर का शुरुआत कर रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर का ना स्थापना दिवस है, मतलब पटना में हम नया एक ऑफलाइन सेंटर स्थापित कर रहे हैं पटना में 8 फरवरी को, ठीक है। कहां पर है? इसका लोकेशन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बाजार समिति के मेन गेट पर। कहां पर है? बाजार समिति मेन गेट, बाजार समिति मेन गेट, ध्यान रखिएगा, बाजार समिति मेन गेट, एसबीआई एटीएम, एसबीआई एटीएम, एसबीआई एटीएम के पास, एसबीआई एटीएम के पास, ठीक है ना। और वहां पर एक मॉल भी है, सिटी कार्ट करके कुछ मॉल है, सिटी कार्ट करके कुछ मॉल भी है, ठीक है ना। तो जस्ट प्यारे बच्चों यहीं पर हम आ रहे हैं, यहीं पर हमारा ऑफलाइन सेंटर खुलने जा रहा है, ठीक है ना। तो 8 फरवरी के दिन हम स्थापना कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे 8 फरवरी को अगर आना चाहे, अगर उनको लगता है कि नहीं भाई मैं प्रिंस सर से मिलना है, अगल बगल के बच्चे अगर पटना के, तो 8 फरवरी के दिन आप लोग आइएगा। हम 8 फरवरी के दिन शुरू से, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पर बैठे रहेंगे। ऑफिस का बाबू स्थापना हो रहा है, तो आप लोग बाजार समिति में आ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नजदीक के हैं वही आइएगा, दूर वाले बच्चे बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। हम बार बार कह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से या फिर सिर्फ हमसे मिलने के लिए आप लोग अपना एग्जाम का एक महत्वपूर्ण दिन बर्बाद करें। तो आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? जवाब बताओ बाबू, जवाब बताइए। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो जवाब याद रखिएगा, आयनों का जिसमें आदान प्रदान हो जाए उसको द्वितीय विस्थापन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं बाबू? जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए उसमें द्वितीय विस्थापन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? एथिल एल्कोहल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो होता है वह किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है? तो जवाब याद रखिएगा, एथिल एल्कोहल का जो व्यापारिक उत्पादन होता है ना, वो किण्वन के द्वारा होता है, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना बाबू। आगे आप लोग बताइए, फटाफट से बताते जाइए। आप लोगों का चैट एकदम बहुत धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि आप लोग बहुत धीरे धीरे कमेंट कर रहे हो भाई, ठीक है, बहुत धीरे धीरे कमेंट आ रहा है, इतना धीरे धीरे नहीं चलेगा। और सभी नए बच्चों से बार बार हम कहते हैं, एक बार आप लोग क्लास को जरूर शेयर करना, हमारे लिए, आपके लिए, अपने इस पूरे परिवार के लिए। आगे बताइए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्वेश्चन कह रहा है अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन सा है? अपघटन की अभिक्रिया, प्यारे बच्चों जरा देखो तो आप लोग, अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कहां गया? अपघटन को ही हम लोग कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं बाबू? अपघटन को ही कहते हैं वियोजन। और वियोजन क्या होता है? एक अभिकारक टूट करके 2 भागों में बंट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। एक अभिकारक टूट करके अगर 2 भागों में बंट जाए, तो आप जरा इस चारों में देखिए, यहां से 2 से 1 बना है, ये नहीं होगा। 1 से 1 बना है, नहीं होगा। 2 से 2 बना है, नहीं होगा। लेकिन यहाँ 1 से 2 बन रहा है। अगर हम प्यारे बच्चों इसको ए भी माने, तो यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए वो फॉर्मूला लग गया ना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, डी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब होगा, क्लियर जवाब होगा, याद रखिएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो बाबू सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड अगर चारों में पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड बताइएगा। क्या बताइएगा? SO2 मतलब क्या हुआ? याद रखना मेरे भाई, SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड याद रहेगा, क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेथिल ऑरेंज को जरा आप लोग देखिए, ये मेथिल ऑरेंज क्या है? मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक ही तो है। तो याद रखिएगा कि मेथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है। अगला नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं हर एक वर्ष। वैसे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है अनिल, ठीक है ना, एकदम बहुत प्यारा ट्रिक है अनिल। अनिल कहिएगा सर
प्यारा टी कैसे है, आ, नी और ला। प्यारे बच्चों इसको अलग अलग कर लिए। अब जरा देखो, आ से क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल होता है। नी से क्या होता है, नीला। हालांकि ऐसे लिखाता है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, हालांकि बाबू अगर सही उच्चारण देखा जाए तो नीला ऐसे होगा, ठीक है ना। और ला से क्या हो जाएगा, लाल होता है। यानी कि जो अम्ल होता है प्यारे बच्चे, वो नीला को लाल में बदलता है, ठीक है ना, नीला को लाल में बदलता है। और आपको पता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, ये सॉरी 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है ना। यहां क्या कह रहा है कि लाल को नीला में बदल दिया, लाल को नीला में। तो बाबू लाल को नीला में बदलता है तो इसका मतलब कि वो अम्ल नहीं है, वो क्या है, भस्म है। और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, 10। 7 से अधिक वाला में तो केवल उदाहरण है 10, तो जवाब क्या होगा, 10 बी ऑप्शन। आगे बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा। तो बाबू ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़े तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। अगर उपचयन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उपचयन के जगह पर यहां पर दूसरा ऑप्शन दे सकता है, ऑक्सीकरण। उपचयन को ही प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उपचयन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण, देखिए फिर से आगे ना यहां पर ऑक्सीकरण, तो अभी जस्ट बताए हैं ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो बहुआ दहन, दहन तो ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी है, तीनों में ऑक्सीजन का जरूरत है। लेकिन अवक्षेपण, ये ऑक्सीकरण की क्रिया बिल्कुल नहीं है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, याद रखिएगा। आगे बताइए। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है भाई। तो विस्थापन में क्या होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील को हटा देता है, ठीक है ना। जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम तत्वों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो यहां पर जरा आप गौर से देखिए, Fe प्लस CuSO4, Fe जो है वो Cu को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में Cu, यानी कि बाबू सी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। जो भी बच्चे ये सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो 18 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 18 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग। सिल्वर क्लोराइड को बाबू क्या कहते हैं, AgCl कहते हैं, ठीक है ना, AgCl कहा जाता है। और इसका रंग जो होता है वो श्वेत कलर का होता है, कैसा, श्वेत कलर का होता है। कई बच्चे इसमें गलती मारते हैं, पीला करते हैं, श्वेत कलर करिएगा। आगे बताइए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O से बन गया CaOH का दी होल 2। अगर हम इसको A माने, अगर इसको हम B माने तो ये दोनों मिलाकर के बना AB। अब बताओ भाई, A प्लस B से AB, यानी कि दो अभिकारक मिलकर के अगर एक उत्पाद बनाता है, ध्यान से सुनना बाबू, दो अभिकारक मिलकर के अगर एक उत्पाद बनाता है तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। केमिस्ट्री है इसलिए थोड़ा थोड़ा हम समझाते भी चल रहे हैं ताकि केमिस्ट्री आपको बढ़िया से समझ में आए, नहीं तो पता चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा सा समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए बस आप लोग खाली जवाब देते जाइए। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग। तो बाबू ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं, देखिए ये हो गया सिल्वर क्लोराइड और ये हो गया सिल्वर आयोडाइड। अक्सर बच्चे कंफ्यूज यहीं पर करते हैं, वो उनको लगता है कि सर सिल्वर क्लोराइड अच्छा पीला होगा और सिल्वर आयोडाइड अच्छा इसमें भी पीला होगा, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड में अगर पूछेगा, इसमें सिल्वर आयोडाइड में, तो इसका रंग पीला होगा, येलो होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए, 22वां नंबर क्वेश्चन है। अमोनिया, तो प्यारे बच्चों अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट करके जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। हम सारे बच्चों का कमेंट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जल्दी से बताइए। हर एक बच्चों का कमेंट 1 मिनट के अंदर आना चाहिए। जवाब बताओ जल्दी से, जवाब बता दो भाई, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। और सारे बच्चों का कमेंट आ गया है, गुरुजी NH3 होता है। क्या होता है,
NH3 होता है। तो अगर प्यारे बच्चों NH3 है तो इसमें नाइट्रोजन का क्या अणु है, एक गो, और हाइड्रोजन का क्या अणु है, 3 गो। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 1:3। जवाब 1:3 यानी कि 22 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, बताओ बाबू। 23 नंबर, लोहा की परमाणु संख्या। तो लोहा का परमाणु संख्या आपको पता है कि 26 होगा। कितना होगा, 26 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चे, आप लोगों को कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में वर्ग के गो है और आवर्त के गो है। कितना बार ये बताएं, और हर एक वर्ष लगभग ये परीक्षा में पूछता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर वर्ग के बारे में पूछेगा तो बताइएगा कि 18 गो वर्ग है, और अगर आवर्त के बारे में पूछेगा तो बताइएगा 7 गो आवर्त है। तो वर्ग 18 गो, आवर्त 7 गो, वर्ग पूछा है तो जवाब बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, 25वां नंबर क्वेश्चन। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, तो जवाब होगा 1834 ईस्वी में मेंडलीफ का जन्म हुआ था। कब हुआ था बाबू, मेंडलीफ का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे। आगे, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, बताओ बाबू। संगीत आप लोग गाते होंगे ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या ये संगीत का सुर होता है? कौन कौन होता है बाबू? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना, नी सा। ये चूंकि आपको पता है ना कि इसका संबंध जो है वो केमिस्ट्री की आवर्त सारणी से है, तो बाबू सारे गामा पधा नी सा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 सा है जो दोबारा रिपीट कर रहा है, तो कुल मिलाकर के 7 को हुआ ना। तो संगीत के 7 गो की ये 7 गो सुर होता है, याद रखिए। 7 गो सुर होता है कि 8 गो होता है? 8वां तो रिपीट होता है, 8वां जो है वो रिपीट होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सारे गामा पधा नी सा तो दोबारा फिर रिपीट ना हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, यानी कि जिस समय मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाना शुरू किया था तो उस समय कुल कितने तत्व थे, तो उस समय तत्व कितना था, 63। याद रखना बाबू। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल कौन सा है, बताओ जल्दी से। H2SO4, HCl और HNO3। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये तीनों प्रबल अम्ल है, तो जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बताइए, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, 29 नंबर क्वेश्चन। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, तो जवाब होगा हमारा शरीर 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, बताइए यह अम्ल कौन सा है, बताओ बाबू जल्दी से। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, अम्ल कौन सा? अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया ना कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसी को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा। तो चाहे ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल आ जाए चाहे फॉर्मिक अम्ल आ जाए, बात एकदम बरोबर है। आगे बताइए, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, बताओ बाबू। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है, ठीक है ना। क्लियर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुंह धोने वाला जो टूथपेस्ट होता है वह कैसा होता है। सुबह सुबह आप लोग मुंह धोते हैं ना बाबू, टूथपेस्ट आपके पास है, तो टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा जितना भी टूथपेस्ट है वो कैसा होता है, क्षारकीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारकीय होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, बताओ बाबू, बताओ जल्दी से। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन, जो अम्लीय विलयन है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, और जो विलयन उदासीन रहता है उसका पूरे 7 होता है, याद रखिएगा। आगे बताइए,
जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? बताओ भाई। कह रहा है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो विलयन का रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय न तो क्षारीय तो इसका रंग जो है वो बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, लिटमस विलयन का रंग जो है ना वो बैगनी कलर का ही होता है। आगे बता दीजिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय, खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है उस पर जिंक के बजाय किसका लेप होता है? बताओ जल्दी से। If you spend a lot of time on क्यों होता है भाई? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय जो टीन का लेप होता है वो क्यों होता है? जब जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, याद रखना बाबू कि जो टीन है वो जिंक से ज्यादा विक्रियाशील है, जिंक से अधिक विक्रियाशील है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका संकेत याद है? बताइए तो जल्दी से, बताओ जल्दी से कि टीन का संकेत क्या होता है? बताओ बाबू जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए कि टीन का संकेत क्या होता है। लेके आइए सर। देखो भाई, ये जो है ना ये केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया है। क्या बाबू केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? तुम काजल उजल लगा करके आया है कि केमिस्ट्री में किसी को नजर न लगे हैं? अपने तो पाउडर उडर पूरा एकदम मार लिया है। यहाँ गोर बनकर, यहाँ मैंने बढ़िया से एकदम सुंदर बनकर के आने का कौन जरूरी है भाई? हैं? बताओ जल्दी। एकदम पाउडर उडर काजल उजर लगा करके ऐसा लग रहा है कि जैसे दूल्हा बन गया है ये। है कि नहीं है जी? बताओ जरा। अच्छा, गेट बेचारा से नहीं खुल रहा था तो रो रहा था बाहर में ना, इसलिए दीपक सर हेल्प कर दिए। हमारे स्टूडियो का गेट बेचारा से खुल ही नहीं रहा था तो बाहर में आकर के रो रहा था, तो दीपक सर जो इनका हेल्प कर दिया कि लाओ भाई जरा लाइव क्लास में ले आते हैं। इतना नटखट लड़का है ये। अब चल जाओ, अब चल जाओ। नहीं जाएगा बच्चों? और देखो इधर भैया है और दीदी है, सबको प्रणाम करो जल्दी, सबको प्रणाम कर लो। हाँ ऐसे कर लो, सबको प्रणाम कर लो। एक बार प्रणाम कर लो, एक बार सर जैसे बता रहे हैं प्रणाम कर लो। एक बार सबको, एक बार भैया को प्रणाम कर लो, भैया और दीदी को प्रणाम कर लो। नहीं, एक बार प्रणाम कर लो जल्दी से। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ बताओ बाबू, ये प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करो तुम, जाओ। भैया को प्रणाम नहीं करेगा तो हम तुमको मानेंगे ही नहीं। हाँ, भैया को प्रणाम नहीं करोगे तुम नहीं मानेंगे। संस्कारी लड़के जो होते हैं ना वो अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं। देखिए सब भैया बड़े हैं ना आपसे, उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करिए जल्दी। मर दे, तुम आई के लेगा, तुम जाओ ना, ना तुम चल जाओ, जा ना, हम ना बोलेंगे तुमसे अब। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। बताओ बाबू जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ क्वेश्चन बताइए। ये वाला तो हो गया था ना, अगला। अच्छा, इसका हम आपसे संकेत पूछे थे, कौन बच्चे संकेत बताए हैं? जल्दी से जवाब बताओ बाबू, जल्दी से जवाब बताइए। अच्छा सही बात है, हम आपको अपना भाई समझते हैं तो आप उसके चाचा हुए। भाई हम भैया भैया बोल रहे थे, बताओ जल्दी से। हम तो मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है ना, आप तो उसके चाचा हुए। हाँ आप हमारे छोटे भाई है ना, तो आप उसके चाचा हुए और हम बोल रहे थे भैया भैया, मिस्टेक हो गया। बड़े थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी रिश्ता जोड़ने में। चलिए संकेत क्या होता है? एशियन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? जवाब बताओ जल्दी से भाई। लाल को नीला, बाबू लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला कौन करता है रे? तो लाल को नीला कौन करता है? नीला को तो लाल अम्ल करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? भस्म करेगा। क्षार को ही क्या बोलते हैं? भस्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह में होता है भाई। जिन बच्चों को नहीं पता बता दे, सुबह में 6 बजे, सुबह में 6 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और इतना बढ़िया से होता है कि उसी समय दिमाग में ठोक दिया जाता है। अरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ठोक दिया जाता है, कुछ और मत सोचिएगा। बिहारी लोग कुछ और ही सोच लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए, बिहार में ना बोले ठोक देंगे, वहां अर्थ कुछ और निकलता है। लेकिन हमें, अगर हमारे क्लास में अगर ये सब बात हो तो समझिएगा कॉन्सेप्ट ठोकने की बात हो रही है।
क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट क्लियर देन रिजल्ट क्लियर, ठीक है ना। तो सुबह में 6 बजे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग जरूर जुड़ना बाबू, हम पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे बताइए। कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया, ये इसके पहले वाला हो गया ना, हाँ बताओ। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो कौन सा गैस निकलता है? जिंक को बोलते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं H2SO4। तो बाबू जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगा। क्वेश्चन ये ने कह रहा है कि कौन सा गैस निकलती है, तो जवाब होगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी 37 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर? आगे आप लोग बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जवाब बताओ बाबू। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, लवण बनाते हैं। अम्ल और भस्म जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। अम्ल और भस्म जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। आगे बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? 39 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो बाबू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग जो है वो भूरा होता है। आगे बताइए। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको पता है कि अगर हम अम्ल को किसमें मिलाएंगे? जल में। तो अगर अम्ल को जल में मिलाते हैं तो H+ आयन निकलता है। क्या निकलता है? H+ आयन। ध्यान रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? कह रहा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है? अब जरा देखो ध्यान से, ये है बाबू HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी स्ट्रॉन्ग है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो CH3COOH ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? कह रहा है कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है? जवाब होगा Na2O सबसे अधिक क्षारकीय है। आगे बताइए। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान। नीला को लाल करता है, देखो बाबू आ गया। नीला को लाल कौन करता है? जवाब बताइए तो जल्दी से। अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले हम बताए थे कि नीला को लाल कौन करता है भाई, तो याद रखिएगा नीला को लाल करने वाला कौन है? अभी एक ट्रिक बताए थे अनिल करके, याद है? अनिल करके हम ट्रिक बताए थे। तो प्यारे बच्चे अनिल करके जब ट्रिक बताए थे तो वहां पर क्या होगा? अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है। अम्ल जो है वो क्या करता है? नीला को लाल करता है। तो अम्ल अगर नीला को लाल कर रहा है तो जवाब होगा उसका पीएच मान 7 से कम। तो 7 से कम कौन है? दू है। तो 43 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताओ भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो बाबू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है, याद रखिएगा। आगे बताइए। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जवाब बताओ तो जल्दी से। कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो अगर सबसे अधिक अम्लीय की बात किया जाए, आपको पता है कि जिसका जितना पीएच मान कम होगा उसका अम्लीय विलयन उतना ही ज्यादा होगा, अम्लीयता उतना ही ज्यादा होगा। तो 45 का ए नंबर ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा सही होगा। आगे 46 नंबर बताइए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही आप लोग खाते हैं ना, और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखिएगा कौन सा? लैक्टिक अम्ल। तो बहुआ सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। 47 नंबर बताइए। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो अगर आपको पता है कि जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 47 का डी ऑप्शन। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ है जो जलता नहीं है, सिर्फ लहलहाता है? बिना ज्वाला के जलता है मतलब सिर्फ लहलहाता है। तो कौन सा पदार्थ है? बाकी सब जलाइएगा तो आग का लौ निकलेगा, लेकिन कोयला जब जलाइएगा तो सिर्फ लहलहाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे बताइए। उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है बाबू? 49वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। जवाब होगा इनमें से सभी। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, ये तो आपको एकदम क्लियर पता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। आगे आप लोग बताइए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है?
क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है, ठीक है ना, जब जिंक से विक्रिया करेगा तो Na2ZnO2 प्लस में H2 बनाएगा। कई बार ये प्रश्न आपको बताया गया है, तो बहुआ डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे आप लोग बताइए, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। जवाब बता दो जल्दी से, जवाब बताइए थोड़ा जल्दी से, ठीक है ना, थोड़ा आप लोग जल्दी जवाब बताइए। लिटमस विलियन को कहां से निकाला जाता है बाबू? थोड़ा जल्दी जवाब बताइए। तो लिटमस विलियन को कहां से निकाला जाता है? लाइकेन नामक पौधे से। कितने बच्चों का जवाब आ रहा है लाइकेन? जवाब बताइए फटाफट से। लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, ये जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं? लिटमस विलियन को ना लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। बहुत बढ़िया, ए नंबर ऑप्शन बहुत एकदम सही जवाब है। इसका जवाब क्या होगा? लाइकेन, ए ऑप्शन। चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? इसका जवाब बताइए। जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताते जाइए, देर ना करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग परिवर्तित होकर के पीला हो जाता है। आगे बताओ, NaOH क्या है? NaOH, तो भाई NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पहले से बताया गया है, जिसमें भी आप देखिए OH लगा हुआ है वो बाबू क्षार होगा, और जिसमें सिर्फ H लगा हुआ है यानी हाइड्रोजन सिर्फ है तो वो अम्ल होगा। पहचानने का एक शानदार ट्रिक ऐसा है। आगे बताइए, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, CaOH का D2 बाबू, ठीक है ना। जब चूना का पानी, ये जब चूना पत्थर को पानी में मिला दिया जाता है तो वो चूना का पानी बन गया, भखरा चूना, और वही होता है बाबू जिससे कि दीवारों को पोतते हैं हम लोग, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। आगे आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छात्र जो है वो जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो विलयन है उसमें सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो विलयन में कौन सा रंग दिखेगा? तो प्यारे बच्चे अगर ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में कुछ सूचक का अगर बूंद मिलाता है तो उसको हरा रंग दिखेगा, बी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच का कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है? तो जवाब होगा क्षारक। क्षारक का मान 7 से अधिक होता है तो जवाब होगा 13, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 57 नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान एकदम पूरे 7 होता है। अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज्यादा, और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। आगे बता दो, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल एकदम उदासीन होता है और इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। आगे बताइए, निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? कह रहा है सबसे सबल अम्ल, सबसे सबल, तो जवाब होगा HI, ऑप्शन। आगे बताइए, पीएच मान वाला, अच्छा कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सबसे अधिक क्षारकीय, तो 7 से जितना ज्यादा अधिक रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्षारकीय होगा। तो इसमें देखिए कि सबसे 7 से ज्यादा कौन है? तो 7 से सबसे ज्यादा, देखिए 7 से ज्यादा तो 8 भी है, 7 से ज्यादा तो 10 भी है, 7 से ज्यादा 11 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो सबसे ज्यादा क्षारकीय है। तो बाबू ध्यान रखिएगा 11, 12 अगर रहेगा तो और ज्यादा क्षारकीय, 13 रहेगा तो और ज्यादा क्षारकीय, 14 रहेगा तो और ज्यादा क्षारकीय, सबसे ज्यादा क्षारकीय। ये मत कहिए कि 15 रहेगा तब, 15 होता ही नहीं है, पीएच वैल्यू 14 तक ही होता है, ये आपको पता होगा, है कि नहीं है? चलिए हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है बाबू? जवाब बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक, तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो याद रखिएगा संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर के, वियोजित मतलब होता है टूटना, वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सही है? 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सही है, तो जवाब होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। 63 का ना बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? तो जवाब होगा जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, आपको पता होगा। और वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी ये सब जोड़ने में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बाबू यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ अगर के मिल रहा है ना, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बताइए, निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक कौन है? जवाब होगा H2S क्या है? अवकारक है। आगे बताइए, CuO प्लस H2 से बन गया Cu प्लस H2O। कह रहा है किस प्रकार की विक्रिया है? इसमें प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन भी जुड़े और हाइड्रोजन भी जुड़े, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो प्यारे बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की विक्रिया है? 68 नंबर क्वेश्चन बताओ। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपीय विक्रिया है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, उपचयन वह क्रिया है जिसमें 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण। और बउआ ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग बताइए। ये तो आंसर देख के तुरंत बता दिया, अभी तक हम ऑप्शन नहीं देखे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा द्विव विस्थापन विक्रिया, क्योंकि इसमें आयनों का अदला बदली हो रहा है। देख लीजिए जरा ध्यान से, ठीक है ना? AB प्लस CD, ठीक है ना बाबू? यहां पर एकदम यही